जय श्री राम, नमस्कार। हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में पढ़ रहे थे भावों के बारे में। तो हम भावों के बारे में कुछ अन्य जानकारी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था कि कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भाव आपके जीवन के 12 डोमेन को प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आप प्राप्त करेंगे या फिर जो व्यक्ति को मिलता है, वो सारी चीज़ें इन्हीं 12 भावों में समाई हुई है। इसके बाहर आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो ये 12 भाव हम बात कर लेते हैं कि ये 12 भाव आपके जीवन के किन किन महत्वपूर्ण कारकों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस। इसको लग्न भाव बोलते हैं। लग्न भाव ये प्रदर्शित करता है, ये किसी भी व्यक्ति के बारे में, स्वयं के बारे में प्रदर्शित करता है। अगर मेरी कुंडली तो मेरे बारे में, या फिर जिस जातक की कुंडली होगी उसके बारे में प्रदर्शित करता है। तो हम लग्न भाव से देखते क्या हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। लग्न भाव से हम उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसकी बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, और उसके अलावा उसकी बॉडी टाइप, उसकी वे ऑफ थिंकिंग्स, मतलब वो व्यक्ति सोचता कैसे है, वो दिखता कैसे है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें लग्न भाव से हम देखते हैं। हम इन भावों के बारे में जो विस्तार से चर्चा करेंगे, हम आज थोड़ा सा संक्षेप में सभी 12 भावों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हम विस्तार से एक एक भाव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, ये है दूसरा भाव, इसको हम धन भाव बोलते हैं। धन भाव मतलब धन भाव अगर हम किसी व्यक्ति के धन से संबंधित कुछ देखना चाहते हैं कि वो उस व्यक्ति को धन कहाँ से प्राप्त होगा या धन की स्थिति कैसी है, वो सारी चीज़ें हम धन भाव से देखते हैं। तो और इस भाव में इसको सेकंड हाउस जो है ये प्रदर्शित करता है सस्टेनेंस को। मतलब आपके जीवन जीने के लिए व्यक्ति जिन चीज़ों को एकत्रित करता है, वो चीज़ें सेकंड हाउस से आती हैं। जैसे हमें जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो ये सेकंड हाउस वेल्थ के बारे में बताता है। उसके अलावा हम सेकंड हाउस से भोजन के बारे में, आपका फूड हैबिट्स के बारे में पता चलता है। उसके अलावा सेकंड हाउस आपकी वाणी का कारक है, आपका कुटुंब है, परिवार, कुटुंब, ओवरऑल जो फैमिली है आपकी, जो माता पिता, भाई बहन, आपके ताऊ, चाचा चाची, ये सब कुछ सेकंड हाउस से आते हैं। इसको कुटुंब बोलते हैं। उसके अलावा आपकी वाणी का कारक भी है, सेकंड हाउस है। तो अर्थात वो सारी चीज़ें जो एक व्यक्ति, आपका बचपन और आपके संस्कार भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। तो ये अर्थात एक व्यक्ति के जिन चीज़ों को संग्रहित कर इकट्ठा करता है जीवन में, वो सारी चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है। पराक्रम मतलब करेज। एक व्यक्ति अगर थर्ड हाउस से देखते हैं कि व्यक्ति कितना करेजियस नेचर का होगा, कितना पराक्रमी होगा, तो थर्ड हाउस में जो मुख्यतः चीज़ें जो आती हैं, उनमें प्रदर्शित करता है आपकी हॉबीज़ क्या होंगी, आपके यंगर सिबलिंग्स के बारे में बताता है। उसके अलावा आपके कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। आजकल जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया, उसके बारे में भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। उसके अलावा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल जो होते हैं, उनको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। चेंज ऑफ रेसिडेंस, या फिर जैसे घर बदलना, ये सारी चीज़, चेंज ऑफ प्लेस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से आते हैं। ये मेंटल कैपेबिलिटी को दिखाता है, बौद्धिक क्षमता व्यक्ति की कितनी है वो भी दिखाता है। इसलिए इसको, क्योंकि ये करेज का हाउस है, इसे पराक्रम भाव बोलते हैं कि व्यक्ति कितना करेजियस नेचर का होगा।
फिर अब बात करते हैं फोर्थ हाउस, कुंडली का चौथा घर। ये इसको सुख भाव बोलते हैं। एक व्यक्ति को सुखी होने के लिए जो है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो मानसिक रूप से संतुष्ट हो। तो ये जो है तो मन का भाव है। अगर व्यक्ति का फोर्थ हाउस अच्छा है तो मानसिक रूप से वो काफ़ी प्रसन्न रहेगा, संतुष्ट रहेगा। इसके अलावा इसमें इस फोर्थ हाउस से ये माता का भाव है। इसके अलावा ये आपके परिवार, जो वो परिवार जिसके साथ आप एक मतलब प्रेजेंटली, जैसे आपका स्पाउस, आपके बच्चे, जिनके साथ आप एक छत के नीचे रहते हैं, वो सारे इस फोर्थ हाउस से, अर्थात आपकी फैमिली। और उसके ये लग्ज़री का भाव है। उसके अलावा प्रॉपर्टी का है, व्हीकल्स का है। ये सारी चीज़ें जो है तो फोर्थ हाउस से आती हैं। इसके अलावा ये आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो जहाँ पे आप रहते हैं, ये घर का भी है। ये फोर्थ हाउस ये घर को रिप्रेजेंट करता है, आपके नेटिव प्लेस, आपका जन्म स्थान, इससे देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिर बात करते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस से का जो भाव है उसको संतान भाव बोलते हैं, क्योंकि ये भाव प्रदर्शित करता है कि किसी संतान से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपकी संतान कैसी होगी, या फिर संतान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो क्यों हो रही हैं, उसके लिए हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। इसके अलावा ये प्रदर्शित करता है आपकी बुद्धि को, कि आपकी बुद्धि कैसी होगी, या फिर इसके अलावा ये प्रदर्शित करता है आपके एजुकेशन के बारे में, कि व्यक्ति जो है तो का एजुकेशन कैसा रहेगा, वो किस फील्ड में एजुकेशन लेगा। इसको प्रदर्शित करता है आपकी स्किल्स को ये स्किल डेवलपमेंट को भी प्रदर्शित करता है। और उसके अलावा ये पूर्व पुण्य भाव है, आपके पूर्व पिछले जन्म में किए हुए जो पुण्य हैं वो जो है तो इस भाव से जागृत होते हैं। तो ये इसीलिए इसको बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। उसके अलावा ये प्रदर्शित करता है आपके एडवाइजरी को। आप जब किसी को एडवाइस देते हैं तो इस फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। उसके अलावा ये सॉल्यूशन का है, आप किसी को कुछ भी उपाय देना है तो ये फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा ये शेयर मार्केट को भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और आपकी आर्टिस्टिक स्किल जो है, आपकी आर्टिस्टिक स्किल कैसी होगी, मतलब आर्ट की, कोई व्यक्ति की जिसको कला बोलते हैं, जैसे गाना, डांसिंग, ये सारी चीज़ें जो है तो फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं। और भी जो भी आर्ट हैं वो सारी चीज़ें इससे देखी जाती हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस मोस्ट चैलेंजिंग हाउस ज्योतिष में। इसको रोग, रिपु, ऋण, अर्थात बीमारी, शत्रु और कर्जा, इन तीनों को ये प्रदर्शित करता है। रोग, रिपु और ऋण, तीनों को प्रदर्शित करता है। ये मुख्यतः जो है कंपटीशन का भाव, जिन जीवन में आप जिन जिन चीज़ों में compete करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें आएगा। कोर्ट केस हो गया आपका, उसमें भी आप जो है तो सामने वाले से लड़ते हैं तो वो भी इसमें आएगी। उसके अलावा स्पोर्ट्स, जिसमें उसमें भी आप जो है तो सामने वाले से compete करते हैं, वो भी इसमें आता है। इसके अलावा इसमें देखते हैं आपकी डेली रूटीन जो है तो इसमें सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं आपकी बीमारी। व्यक्ति के जीवन में जो भी बीमारी होंगी वो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस से संबंध रखती है। तो आपको बीमारियों से अगर देखना है किसी के बारे में तो आप सिक्स्थ हाउस से देख सकते हैं। और उसके अलावा इसमें देखते हैं ये प्रारब्ध का हाउस है। और इसमें और जो है तो ये जॉब का
कोई भी व्यक्ति अगर जॉब के बारे में देखना है किसी के, अर्थात ये सर्विस को रिप्रेजेंट करता है ये भाव। तो आप जो है तो इन सारी चीज़ों को अगर देखना है तो आप 6th हाउस से देखेंगे। फिर बात करते हैं 7th हाउस। काफ़ी महत्वपूर्ण भाव ये भी है। वैसे आप देखेंगे तो हर भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, हम किसी को कम या अधिक नहीं बोल सकते। तो ये 7th हाउस, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पार्टनर को, स्पाउस। अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपकी वाइफ के बारे में, और आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के बारे में ये जो है तो बतलाता है। उसके अलावा ये बिजनेस को दिखाता है। अब बिजनेस को देखना है किसी को अपने बिजनेस के बारे में तो इससे देख सकते हैं। उसके अलावा जो है तो पार्टनरशिप के बारे में ये जो है तो इससे देखते हैं। आप पार्टनरशिप किसी दोनों तरह की पार्टनरशिप, चाहे वैवाहिक जीवन की हैं उसको भी देखते हैं, और व्यापार में भी पार्टनरशिप जो है तो इससे देखते हैं। उसके अलावा इससे देखते हैं पब्लिक अपीयरेंस। कोई व्यक्ति मतलब लोगों के सामने, मतलब समाज के सामने जो है तो पब्लिकली अपीयर हो रहा है, तो अगर 7th हाउस का टाइम पीरियड चल रहा है तो उसके लिए पब्लिक अपीयरेंस करना जो है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें इससे आती हैं। हम बात कर लेते हैं 8th हाउस। 8th हाउस ज्योतिष में जिस भाव को सबसे ज़्यादा जो है तो मोस्ट चैलेंजिंग हाउस बोला जाता है। व्यक्ति अगर अपने जीवन में परेशान है तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि अक्सर ज्योतिष में बोला जाता है कि 8th हाउस की दशाओं के जब दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में उठापटक चलती है। तो 8th हाउस को हम पढ़ते हैं। 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है निजी दोष। ये वो दोष होते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं पैदा करता है। हो सकता है आपकी कुंडली जो है तो उन सारी चीज़ों को आपको दे न रही हो, पर फिर भी व्यक्ति ऐसे कर्म करता है, मतलब स्वयं से ऐसे कर्म करके जो है तो दोष पैदा कर लेता है। उसको निजी दोष बोलते हैं। इसको आयु भाव बोलते हैं। आपकी आयु के बारे में जो है तो अगर देखना है किसी व्यक्ति के तो हम 8th हाउस से देखेंगे। उसके अलावा ये रिप्रेजेंट करता है अनअर्न मनी, बिना कमाया हुआ धन। उसके अलावा जो है तो इनहेरिटेंस, जो लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है किसी दूसरे से, कोई उसके नाम पे छोड़ के चला जाता है, या फिर वो पैतृक, इसमें पैतृक संपत्ति नहीं आती, जो किसी और के माध्यम से आपको मिले वो इसमें आता है। और इसके अलावा इसमें आता है आप एक्सीडेंट व्यक्ति के जीवन में जो होते हैं वो 8th हाउस से देखते हैं। सर्जरी आपकी जो हो रही है उसको देखते हैं। उसके अलावा इसमें जो है देखते हैं व्यक्ति का डिप्रेशन, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो 8th हाउस को देखते हैं। उसके अलावा इसमें आता है सबसे बड़ा जो है तो जो चीज़ इसमें से देखी जाती है 8th हाउस से, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप अपने जीवन में देखते हैं कि कोई व्यक्ति अचानक से बहुत गलत रास्ते पर है, या जिसको बोलते हैं कि गलत संगत में है। फिर अचानक से आप देखते हैं कि कभी वो एकदम से जो है तो साधु बन गया, या फिर बहुत भला इंसान बन गया। तो वो 8th हाउस की दशा में ट्रांसफॉर्मेशन व्यक्ति का एकदम से, मतलब पूरी तरह से बदल जाता है उसका जीवन। एक व्यक्ति बहुत अमीर है तो अचानक से या तो एकदम भिखारी हो गया, या तो भिखारी है तो एकदम से बहुत अमीर बन गया। वो 8th हाउस की दशाएं, मतलब जो जीवन में सडन थिंग्स होती हैं, अचानक से कुछ चीज़ें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो 8th हाउस की दशाओं में जो है तो, या 8th हाउस का उसमें रोल ज़रूर होगा आपके। उसके अलावा जो है तो इसमें से 8th हाउस से और देखते हैं, इसमें इंश्योरेंस आता है, पीएफ हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से देखते हैं। तो 8th हाउस है ना। इसको आयु का भाव बोलते हैं ना। फिर बात करते हैं 9th हाउस। व्यक्ति वो हाउस जिसकी हर व्यक्ति इच्छा करता है, भाग्य।
ये भाग्य का यानी डेस्टिनी या लक, ये लक को रिप्रेजेंट करता है 9th हाउस। अगर आपके किसी आपको देखना है कि आपका भाग्य कैसा है, या आपका अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है और आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे, तो आपका भाग्य, आप अपने भाग्य को किस प्रकार जागृत कर सकते हैं वो आप 9th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका पिता, आपके पूर्वज अर्थात एंसेस्टर, आपके जो पूर्वज हुए हैं वो 9th हाउस से देखे जाते हैं, है ना। फिर उसके अलावा इसमें से आता है आपके गुरु, आप यानी अर्थात आपके टीचर, आपके मेंटोर, आपके ट्रेनर। उसके अलावा हायर एजुकेशन, आपका रिलीजन या फिर रिलीजियस एक्टिविटी जो भी है, कंसल्टेशन, कोई व्यक्ति अगर कंसल्टेशन कर रहा है तो वो 9th हाउस से हम जो है तो इन सारी चीज़ों को जो है तो 9th हाउस से देखते हैं। फिर बात करते हैं 10th हाउस। 10th हाउस कर्म भाव। व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है किसी भी तरीके से, वो सब कुछ कर्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि कर्म को प्रधान माना गया है हमारे जो है तो जो हमारा शास्त्र है या फिर हमारे जो क्लासिक्स हैं उन्होंने कर्म को सबसे ज़्यादा प्रधान माना है। वैसे भी हम गीता की बात करें तो गीता तो पूर्णतः कर्म पर आधारित है कि उसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। तो ये 9th हाउस ये प्रोफेशन को आपको रिप्रेजेंट करता है। आप अपने जीवन में कौन सा प्रोफेशन करेंगे या फिर किस प्रोफेशन में आपको सफलता मिलेगी। आपका प्रोफेशन अगर अच्छा चल रहा है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप जो 10th हाउस में जो प्लेनेट है या फिर कहीं ना कहीं 10th हाउस से जो संबंध है, अगर जिन प्लेनेट का बन रहा है आप उनसे संबंधित अगर प्रोफेशन में हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। या फिर आपके प्रोफेशन से संबंधित अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उसको समस्या क्यों आ रही है वो देखने के लिए हम 10th हाउस को देखेंगे। उसके अलावा ये फेम का है, प्रसिद्धि, स्टेटस, गवर्नमेंट, सरकार को जो है तो रिप्रेजेंट करता है ये। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो ये सारी चीज़ें हम 10th हाउस से देखते हैं। अब बात कर लेते हैं 11th हाउस। 11th हाउस एकादश भाव, इसको लाभ भाव बोलते हैं। लाभ भाव, व्यक्ति आपको आपके जीवन में आपकी कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी या फिर किन चीज़ों का आपका लाभ को मतलब किन चीज़ों से आपको लाभ होगा या फिर आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करेंगे, क्या किससे संबंधित आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पर बैठा ग्रह या फिर इससे संबंध बनाने वाले 11th हाउस से संबंध जो जिन ग्रहों का बनता है, आपको आपके जीवन में वो इच्छाएं पूरी होंगी और अवश्य होती हैं, है ना। तो हम इसको जो है तो लाभ इसको जो है तो डिजायर का, विश फुलफिलमेंट का, उसके अलावा इससे आपके फ्रेंड्स देखे जाते हैं, आपके मित्र, आपकी संगत, कंपनी, एनजीओ, बड़े एल्डर ब्रदर, ये सारी चीज़ें जो है तो हम 11th हाउस से देखते हैं। फिर बात करते हैं व्यय भाव, 12th हाउस। जैसा कि इसका नाम ही है व्यय भाव, तो व्यय मतलब खर्चा। तो आपको अगर अपने जीवन में ये देखना है कि आप खर्चा कहाँ करेंगे, अर्थात जो है तो किन चीज़ों से संबंधित या कहाँ पर आप अपने धन को या फिर को खर्चा करेंगे, वो हम 12th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा ये रिप्रेजेंट करता है आपकी वीकनेस को, और इसके अलावा रिप्रेजेंट करता है वीकनेस, लेट गो एटीट्यूड, मेडिटेशन, योगा, हॉस्पिटल, इसको उसके अलावा लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है कि आप जीवन में जो है तो आपको लॉसेस जो है तो हानि किससे संबंधित होंगी, वो 12th हाउस दिखाता है। इसके अलावा ये फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है।
अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको 12th हाउस को देखना पड़ेगा। आप अपनी 12th हाउस की दशाओं में, अंतर्दशाओं में जो है तो आप जो है तो विदेश जा सकते हैं, या फिर आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। और इसमें योगा आता है, मेडिटेशन आता है, आपकी वीकनेस आती है, आपके खर्चे आते हैं, एक्सपेंडिचर, आपके इन्वेस्टमेंट, आप जो इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे वो भी इसी में आता है, क्योंकि वो भी एक तरह से व्यय ही है। और उसके अलावा जो है इसमें आता है आपका बेडरूम को रिप्रेजेंट करता है। आपकी नींद कैसी होगी उसको रिप्रेजेंट करता है 12th हाउस। और इसके अलावा जो है तो इसमें हम देखते हैं आपकी हिडन एनिमीज़, जो आपके छुपे हुए शत्रु हैं, या फिर हिडन टैलेंट आपका कैसे, वो कुछ भी चीज़ें जो आपके जीवन में जो आपकी छुपी हुई हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके अलावा इसमें चैरिटी, जो आप जीवन में जो है तो चैरिटी करेंगे अर्थात दान करेंगे, वो सारी चीज़ें 12th हाउस, अर्थात एक तरह से आप जो चीज़ें कहीं न कहीं आपसे दूर जाएंगी वो इस 12th हाउस से देखते हैं, है ना। उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का भाव है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के बारे में जानना है तो आप 12th हाउस को देखिए। अगर आपका 12th हाउस अच्छा है, किसी शुभ ग्रह से संबंध बना हुआ है उसका, और आप चाहते हैं कि आप अध्यात्म में आपकी रुचि है, तो 12th हाउस के बारे में आप देख सकते हैं। इन सारे भावों के बारे में हम एक एक भाव के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, हर भाव के बारे में कि किस भाव की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, किन के माध्यम से आप जो है तो किस भाव को जागृत करना है, या फिर किस भाव से आपको जो है तो कुछ प्राप्त करना है तो कैसे कर सकते हैं। और इनके ये तो हम थोड़े थोड़े कारकों के बारे में चर्चा किए हैं। मैंने बताया कि इन 12 भावों में ही वो आपके जीवन के सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपको चाहिए। तो इनके बारे में हम हर कारक, हर भाव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए हम आप देखते हैं कि आपने सुना होगा कि 2nd हाउस और 7th हाउस, इसको मारक भाव बोलते हैं। मारक भाव अक्सर बताया जब भी अचानक से किसी को बोल दिया जाता है कि आपकी मार्केस की दशा चल रही है, तो ये इन दो भावों को के स्वामी को हम मार्केस बोलते हैं। जो भी इस भाव का स्वामी होगा, 2nd हाउस का स्वामी होगा, उसके मार्केस बोलते हैं। मारक भाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्यक्ति को जो है तो ज़रूरी नहीं है कि मारक भाव में की दशा चल रही है तो लोगों को डराया जाता है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर आप मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। मृत्यु होना ज़रूरी नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में है ना। लेकिन जब मार्केस की महादशा या फिर टाइम पीरियड चलता है, अगर वो कुछ कंडीशन बनती हैं, अगर वो कंडीशन बन रही हैं तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं, मृत्यु के समान। वो मानसिक हो सकते हैं या फिर शारीरिक हो सकते हैं, या व्यक्ति, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि जो है तो बहुत विषम परिस्थिति उसके जीवन में चल रही है ना। तो इस 7th अर्थात दूसरा और 7वां भाव जो है तो ये मारक भाव कहलाते हैं। इन भावों से संबंधित जब कभी दशा अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट अवश्य होता है ना। तो आज हमने जो है तो इनके बारे में चर्चा की। आगे जो है तो अन्य विषयों से संबंधित जो है तो बेसिक्स से जो हैं हम चर्चा करेंगे। और जय श्री राम।